तो अपन आज एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे कुछ कंजर्वेटिव्स की बात हो रही है। तो फर्स्टली कंजर्वेटिव्स क्या होता है? तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि कंजर्वेटिव्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इस चैप्टर में कंजर्वेटिव्स को कौन बोला जा रहा है? ठीक है, हमेशा हमने क्या देखा है, कंजर्वेटिव्स कौन होता है? नैरो माइंडेड पीपल। ठीक है, मतलब जिनकी थोड़ी लिमिटेड सोच होती है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, जिनको चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो बेसिकली उन्हें कंजर्वेटिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव का मतलब है वो ये है, वो लोग, याद है अपन ने एरिस्टोक्रेसी के बारे में बात की थी, एरिस्टोक्रेट्स की बात करी थी, तो उन्हीं लोगों को बेसिकली एक नया नाम दिया हुआ है कंजर्वेटिव्स। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि पुराना जो तरीका था मोनार्क एंड टाइप वाला, वही चलता रहे। ठीक है, ये चीज़ चेंज ना हो, मतलब जो पिछला तरीका था वो बेस्ट था और अब ये चीज़ आगे चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनका सोचना था। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला गया? कंजर्वेटिव बोला गया। ठीक है, और फिर इनके जब ये पावर में आए और जो भी कुछ हुआ तो उनको हमने क्या मतलब इनके ये पावर में आए, जो भी कुछ हुआ वो इनके हिसाब से हुआ, मतलब इनकी जो नैरो माइंडेड सोच थी उसके हिसाब से हुआ। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स का मतलब समझ में आ गया। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है? कहीं पे भी इज्म लगता है, ISM अगर कहीं पे भी लग रहा है तो मतलब क्या कि वो सोच की बात हो रही है, वो फिलॉसफी की बात हो रही है। तो कंजर्वेटिव मतलब कौन? जो नैरो माइंडेड सोचते हैं, जिनको लगता है कि पुराना जो तरीका था फ्रांस में जो पुराना तरीका चलता था वो बेस्ट था। ठीक है, ये लोग ऐसा सोचते हैं। तो कंजर्वेटिज्म मतलब कि ये इनकी सोच को ही, इनकी फिलॉसफी को ही उन्होंने क्या बोल दिया? कंजर्वेटिज्म बोल दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, अब इनका गोल ये होता था मेनली, मतलब इन्होंने क्या पुराने तरीके इनको पसंद थे। क्यों पसंद थे? क्योंकि इनको रूल करने का मौका मिल रहा था उसमें। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर किसी को तुम्हें रूल करने को मौका मिलेगा, वो चीज़ सही है गलत है तुम्हें अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इनको इसलिए पुराना तरीका अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि इनको रूल करने का मौका मिल रहा था। फाइन, तो इन्होंने क्या सोचा, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, मतलब ये लोग पावर में आए, सबसे पहले तो ये लोग पावर में आए। ठीक है, तो इन्होंने क्या सोचा कि हम पुराना तरीका लेके आ जाते हैं। ठीक है, और ये लोग ने मोनार्क वापस चालू कर दिया, और जो इतनी रिवॉल्यूशनरी मतलब बहुत ही खुलकर रह रहे थे लोग, सब कुछ बढ़िया था, वो सब कुछ हट गया। ठीक है, नेपोलियन का राज था, इससे पहले अपन ने बात की थी, तो उसमें जो लोग थे वो काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। फिर क्या हुआ कि ये मतलब ये कुछ राजाओं ने मिलके, जो अगल बगल के देश थे, क्योंकि उनको डर था कि ये तो बढ़ते जा रहा है, नेपोलियन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इन लोगों ने मिलके क्या किया? नेपोलियन को हरा दिया। ठीक है, जब नेपोलियन हार गया तो इन्होंने क्या बोला कि हमें तो पुराना तरीका पसंद था, हम डेमोक्रेसी को रहने नहीं देंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी या जो भी, मतलब खुलकर नहीं जीने देंगे, वही चीज़ थी, हमें पुराना तरीका पसंद है। तो इन्होंने वही पुराना तरीका इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने के साथ ही उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो अच्छी थी, जैसे कि वेट मेजर, मतलब जो है 1 हो गया, और करेंसी जो है 1-2 रह गई, बहुत सारी थी पहले, तो करेंसी में चेंज होने में, इंटर कन्वर्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इस तरह के जो चेंजेस थे, उन्होंने पाया कि ये तो बहुत अच्छा है कि नेपोलियन ने कुछ अच्छी चीज़ें करके गया है वो, तो उन्होंने वो चीज़ें रहने दी। बट अगेन मोनार्क था। ठीक है, क्या बोलते हैं वो, डिक्टेटरशिप वाली जो गवर्नमेंट थी नेपोलियन की, वो हटा के वो क्या ले आए? मोनार्क ले आए। ठीक है, हमें अगेन क्या होने लगा? लोगों पे रूल होने लग गया। ठीक है, तो इसी पूरे टाइम पीरियड को बोला गया है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। आफ्टर 1815 मतलब क्यों? क्योंकि 1815 तक में वो हार गया। कौन? नेपोलियन। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलेंगे यहाँ पर? न्यू, इसलिए इसका हेडिंग का नाम क्या है? न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। ठीक है, इतना हो गया। हाँ, तो मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल कैन स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन। तो मैंने क्या बोला कि इनको जो ट्रेडिशनल तरीका था वो पसंद था। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था, जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स आए थे किसके टाइम पे? नेपोलियन के टाइम पे। उनको वो भी अच्छे लगे थे, नॉट एवरीथिंग, बट हाँ कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी कि हाँ ये तो बढ़िया चीज़ है, तो उन्होंने उसको भी रहने दिया और ट्रेडिशनल जो तरीका था उसको भी वापस लेकर आ गए। तो उनका क्या मानना था कि जो मॉडर्नाइजेशन है और जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स आए हैं वो क्या करेंगे? एक तरीके से जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स थे, उनको स्ट्रेंथन करेंगे, उनको एक मजबूती देंगे। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली इस तरीके का कुछ कर दिया। कहाँ पे? फ्रांस में। हाँ, तो इतना लिख लो पहले।
ठीक है। तो ये देख लिया अपन ने। तो उसके आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि 1815 में जैसे मैंने बताया कि नेपोलियन जो था वो तो वो हार गया था। किसकी वजह से हार गया था? जो अदर यूरोपियन पावर्स थी, ठीक है, उनके वजह से हार गया था। और वो क्यों, उन्होंने क्यों हारा? क्योंकि उनको डर था कि आज क्या बोलते हैं यहाँ पे लोग जो हैं नेपोलियन को इतना पसंद कर रहे हैं तो कल को चल के हमारा राज्य भी उन्हीं का हो जाएगा। और कहीं कुछ हद तक हो भी गया था, कुछ हद तक क्या मतलब बहुत से राज्य नेपोलियन के हो भी गए थे, ठीक है। तो उनको यही, जो बचे हुए थे उनको भी ये डर था कि अब हमारा हो जाएगा। और जो जिनका राज्य ऑलरेडी नेपोलियन के पास चला गया था उन्होंने उसको इसलिए मारा क्योंकि उनको अपना राज वापस चाहिए था, ठीक है। तो मारा इन द सेंस उसको हराया, ठीक है। नाउ फिर क्या हुआ, वियना नाम की जगह थी, वहाँ पे ये सारे लोग गए हराने के बाद, नेपोलियन को हरा दिया। फिर ये सारे पावर्स वियना में गए, ठीक है। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि वियना का जो ये मीटिंग था वो किसने बेसिकली रखा था, किसने उसको होस्ट किया था? तो वो था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैट्रिच, ठीक है। ये जो बंदा था इसने यहाँ पे मीटिंग रखी थी, ठीक है। सबका मत था मीटिंग का, लेकिन रखा इसने था बेसिकली, इसके कहने पर ये मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई? मीटिंग में बेसिकली सबसे पहले तो जो राज्य था, जिनका बहुत सारा राज फ्रांस बन चुका था नेपोलियन के टाइम पे, क्योंकि उसने फ्रांस को फ्रांस ने बहुत सारे अलग अलग राज को अपने अंदर ले लिया था। तो बहुत बड़ा टेरिटरी जो थी वो फ्रांस हो चुकी थी, ठीक है। बहुत लोगों की टेरिटरी हथियाई गई थी, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। हथियाई बोलेंगे या फिर हरा के जीत ली गई थी। तो जो भी है, तो क्या हुआ कि जब सबने मिल के नेपोलियन को हरा दिया तो इन्होंने क्या किया, अपना अपना जो राज्य था उसको बांट लिया। अब हमें वापस दे दो हमारा राज, ठीक है। तो यहाँ अपने अपने राज को बांट लिया। दूसरी चीज़ क्या, जो बर्बन डायनेस्टी थी, याद है, जिसका वो लुई 16 को मारवा दिया था उन्होंने, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि फिर से बर्बन डायनेस्टी को वापस लेकर आए, ठीक है। अच्छा, ये लोग बर्बन डायनेस्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको फ्रांस से मतलब नहीं है, उनको मतलब है उनके राज्य से कि हमें हमारा मिल जाए और यहाँ पे हमारे ही एरिस्टोक्रेट्स लोगों में से एक बंदा आके बैठ जाए, ठीक है, और मोनार्क फ्रांस में भी स्टैब्लिश हो जाए। क्योंकि अगर हमने फ्रांस को छोड़ दिया तो आगे चल के फिर से वही होगा जो पहले होता था। तो इन्होंने क्या किया, बर्बन डायनेस्टी को वापस लेकर आए। इन्होंने बर्बन डायनेस्टी के बंदे को कहाँ बैठा दिया? फ्रांस में बैठा दिया और अपने अपने राज्य को ले लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, बर्बन डायनेस्टी आ गई। देन हाँ, कुछ स्टेप्स भी लिए गए ताकि फ्यूचर में ये चीज़ अगेन ना हो जाए। जैसे नेपोलियन के टाइम पे फ्रांस ने जो है कब्जा कर लिया था, तो वैसा फ्यूचर में ना हो जाए इसके लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए। और किस तरह के स्टेप्स लिए गए थे उस टाइम पे? क्या हुआ था कि जैसे ये फ्रांस है और यहाँ पे जर्मनी है, मतलब उस टाइम रशिया जो भी है, तो क्या बीच में ना थोड़े छोटे छोटे राज्य अलग से कर देंगे वो लोग। मतलब जैसे कि इंडिया है, उसके बाद नेपाल, देन चाइना, ठीक है। तो इस तरह का अरेंजमेंट बनाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि अगर कभी चाइना को इंडिया पे अगर हमला करना है या कुछ भी, मतलब कभी भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा चाइना इंडिया को, तो उसको बीच में क्या आएगा? नेपाल आएगा। जब तक वो नेपाल को कॉन्कर कर रहा होगा हमें टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह की अरेंजमेंट करी उन्होंने, ज़बरदस्ती जानबूझ के ऐसे डिविजन्स करे फ्रांस के साइड में। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि कहीं वापस फ्रांस इनको हथिया ना ले। तो जब तक वो इस छोटे छोटे जो खंड थे उन तक पहुँचेगा तब तक इनको टाइम मिल जाएगा और ये लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स लिए कि कहीं वापस ये चीज़ ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हुई। हाँ, और फिर लास्ट पॉइंट इज टेरिटरीज वो गिवन टू प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, जिन जिन की जो टेरिटरी थी वो उनको लौटा दी गई, ठीक है। तो इतना लिख लो।
ठीक है, तो इसके आगे 2 और पॉइंट है, मतलब ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815 के ही बारे में 2 और पॉइंट है कि ये 3 चीज़ तो अपन देख चुके हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ कि मतलब सबको अपना अपना राज मिल गया, सब हंसी खुशी जीने लग गए अपना। फिर अपने अपने राज्य में आके इन्होंने क्या कर दिया, वापस कंजर्वेटिज्म को ले आए, वापस क्या किया इन्होंने, पुराने तरीके से रहने लग गए। ठीक है, कुछ चेंजेस के साथ। देन व्हाट हैपेंड, दे इम्पोज्ड सेंसरशिप। ठीक है, आगे क्या होता है, कभी भी राजा रानी का अगर कहीं रूल होता है तो सेंसरशिप बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कुछ भी प्रिंट हो रहा है, कुछ भी पब्लिश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले चीज़ें राजा को पता चलेंगी और राजा को अगर वो नहीं पसंद तो उसे काट दिया जाएगा, कुछ भी राजा के खिलाफ बोला जाएगा तो उसे हटा दिया जाएगा, जो भी है। तो बहुत ज़्यादा सेंसरशिप होने लग जाएगी, हो गई। द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर फॉर अनदर रिवॉल्यूशन। ठीक है, और हाँ, सेंसरशिप के साथ ये चीज़ भी बहुत होती थी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका उसके बारे में बात कहीं नहीं की जाती थी, उसके बारे में कोई स्टोरी नहीं छपेगी, कोई ग्लोरी नहीं होगी उन फ्रीडम फाइटर्स की। ठीक है, बेसिकली उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में सारी जो ऑलरेडी जो चीज़ें थी उनको तक मिटा दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होने लग गई। तो देन व्हाट हैपेंड, और इस सब के बाद द मेमोरी, हाँ तो वही द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इनको हटा दिया गया। ठीक है, और लेकिन तब भी इतने सेंसरशिप के बाद भी तब भी जो लोग थे अभी भी उनको क्या चाहिए था, वापस वही नेपोलियन वाला राज चाहिए था, जब इनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी। ठीक है, सारे काम करने की बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, इनको वही चाहिए था। तो ये लोगों के अंदर अभी भी रिवॉल्यूशन पल रहा था। ठीक है, बट द थिंग इज इन्होंने बहुत अच्छे से मोनार्की स्टैब्लिश कर दी थी। तो इसके आगे क्या होता है अभी अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अभी 2 पॉइंट इसके और लिख लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ये चीज़ खत्म। अब अपन नया क्या चालू कर रहे हैं, द रिवॉल्यूशनरीज। ठीक है, मतलब ये तो होना ही है, हिस्ट्री हमेशा सेम ही रहती है, थोड़ी चीज़ें बदल जाती है। ठीक है, क्या हुआ कि हमेशा यही हो रहा है इनके यहाँ, सबसे पहले मोनार्क था, फिर रिवॉल्यूशन हुआ, नेशनल असेंबली आई,
तब भी कुछ लोग खुश नहीं थे। फिर रिवॉल्यूशन हुआ, जैकोबिन क्लब आया, जैकोबिन क्लब भी लोगों को पसंद नहीं आया। फिर नेपोलियन आया, वो बंदा पसंद था कुछ लोगों को, लेकिन उसके बाद अगेन मोना, तो फिर क्या होगा, वापस रिवॉल्यूशनरीज आएंगे। तो क्या हुआ कि रिवॉल्यूशनरीज आए, ठीक है। सो डूरिंग 1815 हाँ, डूरिंग 1815 इसे बोला गया ईयर ऑफ रिप्रेशन। ईयर ऑफ रिप्रेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था लोगों को, ठीक है। मोनार्क के टाइम की बात हो रही है, जब मोनार्क स्टैब्लिश हो गया यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था लोगों को। बहुत ज़्यादा, मैंने क्या बोला पिछली बार, पिछले सेक्शन में यहीं पे अपन देखा क्या कि बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है लोगों को फ्रीडम नहीं है यहाँ पे कुछ भी करने की, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी चालू कर दी। खुल के तो क्लब्स बन नहीं सकते, खुल के तो फ्रीडम फाइटर सामने आ नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटी बनानी चालू कर दी, ठीक है। और बेसिकली सीक्रेट सोसाइटीज़ में कौन होते थे, रिवॉल्यूशनरीज होते थे। अच्छा, रिवॉल्यूशनरी का मतलब तो क्लियर है ना सबको, वो जो रिवोल्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, जो रिवोल्ट कर रहे हैं वो लोग रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब इन लोगों ने क्या कमिट किया, ये जितने भी सीक्रेट सोसाइटी बन रहे थे इस टाइम पे, बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बन रही थी, ठीक है, सीक्रेट क्लब्स बन रहे थे, ठीक है, रिवॉल्यूशन करने के लिए। इन लोगों ने क्या कमिट किया कि मोनार्क ने जितने भी लॉस बनाए हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस बनाए हैं, ये क्या करेंगे, उसको अपोज करेंगे। इनको मोनार्क नहीं चाहिए, ठीक है। अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए ये लोग लड़ेंगे, ठीक है। बस एक थियरी पार्ट लिख देने के लिए, ठीक है। साथ में ये यहाँ पे एक और बंदे का अपन देखेंगे, गुसिपी मजीनी, ठीक है। गुसिपी मजीनी, इनका ये जो है बहुत आ सकता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये कौन थे, ठीक है। तो बेसिकली कौन थे ये लोग, ये कब पैदा हुए थे, कब इन्होंने बर्थ कब लिया 1807। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, 1807 में हुआ था। गियोना कोई जगह है वहाँ पर, ठीक है। देन इन्होंने जो है ये इटली से थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये इटली से बिलोंग करते थे। और ये उस टाइम पे जो इटली थी वो काफ़ी बटी हुई थी, काफ़ी किंगडम्स में बटी हुई थी, अलग अलग बटी हुई थी, ठीक है। तो ये क्या चाहता था, इनका क्या बिलीव रहता था कि सब लोग इकट्ठे रहें। अगर एक नेशन की बात हो रही है तो वो बटे हुए ना रहें, बल्कि सब इकट्ठा रहे, ठीक है। बट द थिंग वॉज, कोई बटने नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि इटली का जो भी अलग अलग पार्ट था वहाँ अलग अलग एरिस्टोक्रेट्स रूल कर रहे थे, अलग अलग किंग्स रूल कर रहे थे। तो लोग क्यों चाहेंगे कि एक हो जाए, है ना, उनको तो अपना रूल प्यारा है। तो जो भी है, तो ये किस खिलाफ रिवोल्ट करता था, किसके खिलाफ रिवोल्ट करता था, इसी चीज़ के खिलाफ कि मुझे एक नेशन चाहिए, ठीक है। तो जो भी है, इस बंदे को कुछ टाइम बाद इसको देश निकाला दे दिया गया, ठीक है। इटली से देश निकाला दे दिया गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने इस वहाँ के जो भी राजा थे उन्होंने माना कि इस पे देशद्रोह का आरोप लगा के इसको देश निकाला दे दिया। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे तुम कुछ भी कर दो, अब लोग तुम्हें गलत ही लेंगे। गलत क्या लेंगे? राजाओं को नहीं पसंद कि भाई तुम ये सारे काम कर रहे हो, तो वो तो तुम्हें किसी ना किसी तरीके हटाएंगे ही। इसलिए उसको एक्साइल की सज़ा मिल गई, मतलब उसको देश निकाला मिल गया। क्यों? क्योंकि उसको उस पर चार्जेस लगाए गए देशद्रोह के, जबकि वो देशद्रोह नहीं कर रहा था, वो पूरे देश को यूनाइट करना चाहता था। तो जो भी है, इस तरह की चीज़ें हुई। देन व्हाट हैपेंड, तो इन्होंने भी क्या किया, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक है। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, कहाँ पे? फ्रांस में जाके। किसके लिए? इटली के लिए, ठीक है। यंग इटली इन मार्सिलीज, याद है मार्सिलीज जगह याद है? वहाँ पे फ्रांस में थी, वहाँ पे जब बहुत वॉर चल रही थी, तो गाना भी उनका जो नेशनल एंथम है उनका नाम भी मार्सिलीज है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको बनाया गया था। तो वही जो चीज़ है, वहाँ पे जाके इसने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम क्या था? यंग इटली इन मार्सिलीज, ठीक है। ये उसका नाम था। ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। देन व्हाट हाँ, और एक और सोसाइटी बनाई थी, यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है। बर्न भी एक जगह का नाम है। तो ये यंग यूरोप इन बर्न, तो ये 2 तरह की सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? इस बंदे के द्वारा। देन व्हाट, अभी बोला गया कि बिलीव क्या करता है, ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। मतलब ये मानता था कि भगवान ऐसा चाहते हैं कि एक नेशन जुड़ा हुआ रहे। ये एक ड्यूटी है मैनकाइंड की, हर इंसानियत की एक ड्यूटी है कि सारे जो ये खंड ना बने, ये डिवीजन ना हो लोगों के बीच में, और सब लोग जो है एक नेशन एक साथ रहे। ऐसा कौन चाहता है? भगवान चाहते हैं, ऐसा ये मानता था, और इसीलिए ये चीज़ें कर रहा था इस तरह की,
ठीक है। तो और इसी पे एक स्टेटमेंट दिया था किसने, मेटरनिक ने, ये बंदा ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। इसने क्या स्टेटमेंट दिया था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर, ठीक है। किसको, द मोस्ट डेंजरस एनिमी, कौन, ये बंदा, ये अपना गुसीपी, क्या नाम है इसका, गुसीपी मजीनी जो भी है ये, तो इसको बोला कि ये बहुत डेंजरस है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए। अब ये बंदा कौन था, ये एरिस्टोक्रेट था, इसको रूल करने से मतलब है। और ये कौन था, ये बोल रहा था कि पूरे नेशन को एक साथ कर दो। तो ऐसा कुछ होने लग गया और ये चीज़ फैलने लग गई तो इसका राज्य भी चला जाएगा, इसको भी यूनाइट करना पड़ेगा। तो इस बंदे ने क्या बोला कि ये जो बंदा है कौन, गुसीपी मजीनी जो भी है, तो ये बहुत खतरनाक है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना के रखा हमने उसके लिए काफ़ी खतरनाक है ये बंदा, ठीक है। ये इतना लिखो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आ सकती है जो अभी शायद इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हो पर उनको लग जाए, ठीक है। कि 1815 को क्या बोलेंगे, ईयर ऑफ रिप्रेशन। तो ये सारे जो वर्ड टर्म्स है ना पकड़ के रखना।
ये पार्ट लिख लिया है तो मैं इसके आगे यही पॉइंट लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो ये किसका पार्ट था? द रिवॉल्यूशनरीज़ का पार्ट था। ठीक है, हमने देखा कि किस तरीके से जो है ये जो मतलब ये जो थोड़ा स्पेशल बंदा था तो इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है सीक्रेट सोसाइटीज़ बन रही थी और मतलब वो लोग क्या एम कर रहे थे कि हमें मोनार्क नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब क्या हुआ? द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेसिकली ये लोग जो थे, जो सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रहे थे, रिवॉल्यूशंस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गए थे इस टाइम में। बहुत सारे रिवॉल्यूशंस के बाद जो लोग थे वो सक्सेसफुल होने लगे थे अपने रिवॉल्यूशन में, उनका गोल जो है धीरे धीरे पूरा हो रहा था। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट अपहीवल इन फ्रांस इन जुलाई 1830, ठीक है, तो सबसे जो इसकी जो पहली कड़ी थी वो क्या थी कि फ्रांस में सबसे पहले ये रिवॉल्यूशन मतलब चालू हुआ और वो लोग सक्सेसफुल भी हुए। कब? जुलाई 1830 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखना, ये स्टेटमेंट आ जाता है कभी कभी, जो हमारा ड्यूक बंदा था, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, तो ये जो बंदा था इसने एक और स्टेटमेंट बोला था, किस बारे में? फ्रांस के बारे में, कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर फ्रांस को सर्दी होती है, मतलब वो अगर छींकता है तो पूरे जो यूरोप है उसको सर्दी हो जाती है। इसका मतलब है कि कुछ भी अगर फ्रांस में हो रहा है तो उसका असर किस पे पड़ेगा? पूरे यूरोप पे पड़ेगा। मतलब फ्रांस एक सेंट्रल फिगर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब हमने क्या देखा यहाँ पे इस एज में 1830 जुलाई में क्या हुआ? फ्रांस में फर्स्ट अपहीवल हुआ, मतलब कि एक सक्सेस मिली रिवॉल्यूशनरीज़ को। कैसे मिली? जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मोनार्क था, मतलब बन गया था अभी कुछ दिन से। ठीक है, तो ये वापस क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया। मतलब राजा तुम रह लो, तुम रहो यहीं पर पूरी जो फ्रांस है चलेगा किस तरीके से? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, तुम कुछ चीज़ों में हाँ ना कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क, मतलब राजा भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ।
ठीक है। देन बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम गॉट अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। सो बेल्जियम जो था वो किसका पार्ट था, नीदरलैंड का पार्ट था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था। तो बेल्जियम ने भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज ने रिवॉल्यूशन किया और बेल्जियम भी क्या हुआ, उससे फ्री हो गया, वो पार्ट नहीं रहा किसका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स का पार्ट नहीं रहा, वो उसने रिवॉल्यूशन किया और वो फ्री हो गया। ये सॉरी, ये दो तरीके देखे हमने, मतलब दो तरीके बोलूँ, दो केसेस देखे हमने, एक तो फ्रांस वाला, एक बेल्जियम वाला। थर्ड क्या हुआ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ग्रीक वॉर भी इसी टाइम पे हुई थी इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, अब यहाँ की क्या स्टोरी थी, ये भी मतलब यूरोप का ही पार्ट था, क्या, ग्रीस। यहाँ जो है यहाँ पे दो टाइप के लोग रहते थे, मतलब ऊपर का कुछ पार्ट में क्रिश्चियंस रहते थे और नीचे के कुछ पार्ट में मुस्लिम्स रहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो ग्रीस था वो किसके, हाँ, तो ये जो ग्रीस है वो किसके तरफ चला गया था, ऑटोमन एम्पायर के अंदर चला गया था। ऑटोमन याद है अपन ने डिस्कस किया था नेशनलिज्म वाले में। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर चला गया था ना। व्हाट इज़ ऑटोमन एम्पायर, वो एकदम इस्लामिक वाली चीज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ तो मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, तो अगर एक को चला गया, इस्लाम को चला गया, तो प्रॉब्लम क्या हो गई यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो गई कि ग्रीस में जो है कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ये कोई फिगर है, फिगर इन द सेंस मतलब कुछ था जो कि क्रिश्चियनिटी का बहुत ही मूल चीज़ थी, बहुत क्रिश्चियनिटी धर्म बताता था। ठीक है, क्रिश्चियनिटी की बहुत ही मेन चीज़ थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि जो क्रिश्चियंस थे उनको बहुत मतलब ये अच्छा नहीं लगा था, पूरे यूरोप को अच्छा नहीं लगा था कि ग्रीस उनके यहाँ चला गया। क्यों, क्योंकि वो सब क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी का जो सिंबल था वो किसके यहाँ चला गया, इस्लाम की तरफ चला गया। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। तो यहीं पर क्या हुआ, ग्रीस जो था उसने क्या किया था, वो इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी थी और ग्रीस भी यहाँ पे क्या ऑटोमन एम्पायर से जीत गया था और अपना अलग हो गया था। ठीक है, अपना अलग हो गया था, वो जीत गया था। ठीक है, और यहीं पर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1813 ये भी साइन किया गया था। बेसिकली ये यही बोल रहा, इस ट्रीटी में यही है कि जो ग्रीस है वो फ्री हो चुका है, वो ग्रीस जो है वो फ्री हो चुका है, ही इज़ नो मोर द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो हमने बेसिकली तीन वो देख लिए हमने, 1830 से 1848 के बीच के टाइम को एज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज कहा, एज ऑफ रिवॉल्यूशंस कहा, सॉरी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे रिवॉल्यूशन हुए और वो लोग जीते भी, है ना, इस वजह से। ठीक है, पहला क्या फ्रांस का हुआ, सेकंड क्या ये अपना बेल्जियम और थर्ड क्या ग्रीस। ठीक है, जल्दी से लिख लो, 5 मिनट का टाइम है।
ठीक है, डेट्स वेट्स और ये नाम वाम और ये जो ट्रीटियों के नाम होते हैं ना जो अलग अलग, उनका नाम याद रखना। और यहाँ पे याद रखना लुइस फिलिप, याद है बर्बन डायनेस्टी वापस आई थी फ्रांस में, तो किससे कौन बैठाया गया था बर्बन डायनेस्टी का, कौन सा मेंबर, ये बैठाया गया था लुइस फिलिप। ठीक है, और फिर रिवॉल्यूशनरीज आए और उन्होंने मोनार्क चालू कर दिया। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क चालू कर दिया। और वहाँ उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की का सिंबल कौन था, लुइस फिलिप। ठीक है,